दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक किस तरह से रेंज में ट्रेड करता है और फाइनली जब भी रेंज को ब्रेकआउट देता है तो उसमें किस तरह से मोमेंटम के साथ इंट्राडे में ही मूवमेंट आती है। परसेंटेज वाइज रिटर्न भी अच्छा मिलने की संभावना रहती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी वहाँ पे बेहतर मिलता है। दोस्तों, वैसे तो हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज इंट्राडे के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर जाकर इंट्राडे ट्रेडिंग की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इवन ये वीडियो के एंड में थंबनेल में भी या तो आई बटन में भी आपको कुछ स्ट्रैटेजीज में शेयर करूंगा, वो भी आप सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की है वहाँ पे ये हमने लॉजिक अप्लाई किया है कि जब भी स्टॉक एक रेंज में बहुत सारे समय के लिए ट्रेड करता है, रेंज से बाहर नहीं जाता, तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि बाई साइड में जाए या सेल साइड में जाए। तो ज़्यादा बायर्स भी नहीं रहते या तो ज़्यादा सेलर्स भी नहीं रहते, या तो सेलर्स और बायर्स इक्वल भी होंगे तो भी उनका प्रेशर इक्वल रहने की वजह से उसमें ज़्यादा मोमेंटम कौन से भी डायरेक्शन में नहीं आता और वो एक रेंज में अटक जाते हैं। तो बहुत सारा टाइम ये सिचुएशन में बिताने के बाद जब भी एक रेंज को ब्रेक मिलता है तो फाइनली डायरेक्शन पता लगती है और फिर उसके बाद ही उसी डायरेक्शन में मोमेंटम बनता है। यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी पहले मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज रेंज, रेंज किसे कहना चाहिए, चार्ट पे रेंज को किस तरह से देखना चाहिए। यहाँ पे पहले हम रेंज समझ लेते हैं और चार्ट पे रेंज को किस तरह से देखना है वो भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि स्टॉक कभी कभी ट्रेड करते करते इस तरह से मान लीजिए अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है और स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, स्टॉक की प्राइसेस अप साइड में जाती हुई दिख रही है। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक यहाँ पे रुकता है और एक धीरे धीरे लेवल पे वही लेवल पे इस तरह से ट्रेड करने लगता है बहुत सारे समय के लिए। अभी क्या होता है कि जो ट्रेडर्स रहते हैं वो अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो ये लेवल पे एग्जिट करते हैं, लेकिन जनरली बिगिनर लेवल के लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि वो ये मोमेंटम देखकर उनको लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और एग्जैक्टली पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक इस तरह से एक लेवल पे अटक जाता है और यहाँ पे आप बहुत सारा टाइम इंट्राडे बेसिस पे टर्मिनल के सामने बैठ कर उसको देखते रहते, लेकिन आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझ में आता है कि स्टॉक ने डायरेक्शन को छोड़ दिया है जो कि आप ट्रेड में जा रहा था और अभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, एक ही लेवल पे अटक गया है। इवन वो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट कर रहा है नीचे आकर और ये यहाँ से ऊपर जाकर टारगेट को भी नहीं हिट कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन रहती है जहाँ पे स्टॉक ऊपर भी जाकर टारगेट को नहीं हिट करता और नीचे भी आकर स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता और एक ही लेवल पे ट्रेड करते रहता है, जहां पे कभी कभी आपको प्रॉफिट दिखने लगता है, कभी कभी लॉस दिखने लगता है। तो लगता है कि थोड़ा सा ऊपर गया, अभी प्रॉफिट दिख रहा है, फिर देखते देखते ये नीचे आता है और फिर लेवल पे आकर फिर नीचे जाता है, लॉस दिखाने लगता है, फिर कुछ समय के बाद ऊपर जाता है, प्रॉफिट दिखाने लगता है, फिर लॉस दिखाने लगता है। तो पूरी तरह से ये हमारा पेशेंस टेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक लेवल पे अटक गया होता है और ये जब भी इस तरह का बिहेव करता है तो ये लेवल पे जो भी एक लेवल के अंदर स्टॉक अटक रहा है यही लेवल को रेंज कहा जाता है। तो जब भी स्टॉक एक रेंज में जाता है तो अगर हम वो लेवल पे पोजीशन बनाते तो पूरी तरह से यहाँ पे स्टॉक हमारा एक ही लेवल पे जाने की वजह से इवन हमारा टारगेट भी हिट नहीं होता और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और हम पूरी तरह से ये सिचुएशन में बोरिंग होकर यहाँ पे खाली बैठते हैं। कभी कभी जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स रहते हैं वो इवन प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, स्टॉप लॉस हिट होने दो, नहीं होने दो, टारगेट आने दो, नहीं आने दो, वो वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ से बाहर आते हैं क्योंकि उनको रुकना पसंद नहीं होता, पेशेंस उनके पास नहीं होते और इस तरह की सिचुएशन से वो ट्रेड से बाहर आते हैं। तो ये सिचुएशन सबसे बोरिंग सिचुएशन रहती है ट्रेडिंग की कि जब भी आप पोजीशन बना लेते हैं और स्टॉक एक रेंज में अटकता है। कभी कभी बेटर क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, हम उसमें लॉस बुक करके बाहर आएंगे, ज़्यादा पेशेंस वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, हम लॉस बुक करके बाहर आए।
और कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया और टारगेट हिट किया, तो यहाँ पे भी एक अच्छी सिचुएशन रहती है कि पोजीशन बनाई और टारगेट पे स्टॉक गया। लेकिन ये जो सिचुएशन रहती है कि पोजीशन बनाने के बाद बहुत सारे समय के लिए स्टॉक एक लेवल पे अटकना, यह सबसे बोरिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि हमने ट्रेड गलत जगह पे लिया हुआ होता है, जहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ होता है और एक स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चला जाता है, और एग्जैक्टली साइडवेज रेंज में चले जाने से पहले हम पोजीशन बनाते हैं और उसके वजह से हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। तो ये रेंज है, हमें रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। यहाँ पे मैंने आपको रेंज के बारे में समझाने की कोशिश की है। अभी अगले पॉइंट पे हम रेंज को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, और ट्रेड करना है रेंज के ब्रेकआउट पे, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद एक एग्जाम्पल के जरिए भी हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम रेंज को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई रेंज। अभी यहाँ पे रेंज को किस तरह से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए कभी भी रेंज को प्रिपेयर होने देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हम इस तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक को नहीं ढूंढेंगे जो कि अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा रहा है, या तो इस तरह के डाउन ट्रेंड वाले ट्रेंडिंग स्टॉक को भी हम नहीं ढूंढेंगे जो कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आया हुआ होता है, हम पोजीशन बनाते हैं तो इसमें जो मोमेंटम रहता है वो बहुत ही कम बचा हुआ रहता है और स्टॉक नीचे आने की संभावना रहती है। एग्जैक्टली ये भी लेवल पे वही रहता है, डाउन साइड मोमेंटम कब खत्म हो जाए और स्टॉक कब रिवर्स हो जाए ये भी संभावना रहती है, तो राइट एंट्री पकड़ने की जरूरत रहती है। इसीलिए अगर हमें रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी हो तो हमें ट्रेंड को नहीं देखना है, एक रेंज देखनी है। अभी यहाँ पे मैं आपको रेंज बताने वाला हूँ, वो साइडवेज रेंज के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अभी साइडवेज रेंज यानी क्या कि एक ऐसी रेंज जहां पे आने के बाद स्टॉक ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, एक लेवल पे अटक जाता है, इसे ही हम साइडवेज रेंज कहते हैं, जहां पे ट्रेंड नहीं होता, अप ट्रेंड नहीं होता, डाउन ट्रेंड नहीं होता। ये ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, जहां पे स्टॉक अटक जाता है बहुत सारे समय के लिए एक ही रेंज में। तो इसीलिए रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले रेंज को प्रिपेयर होने देना चाहिए, और जब भी ये अच्छा खासा प्रिपेयर होता है तो उसके बाद हमें कुछ लेवल्स मार्कआउट करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक नीचे से इस तरह से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मान लीजिए कि इस तरह से एक रेंज में चला गया। अब ये रेंज के अंदर इस तरह से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए हमने ये लेवल पे पकड़ लिया, ये लेवल पे स्टॉक को हमने देख लिया। अभी ये स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करनी है। अभी ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनानी है क्या, नहीं, हमें क्या करना है कि हमें पता लग गया कि स्टॉक इंट्राडे में हमने जो भी निकाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का भी कर सकते हैं। मैं 5 मिनट के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करनी है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने इसका ओपन किया है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में अपसाइड में मोमेंटम बन सकता है। तो हमने इसमें पहले तो देखा कि बाइंग साइड में मोमेंटम बन रहा है क्या। अगर बाइंग साइड में मोमेंटम बनेगा तो डेफिनेटली हम इसमें बाय करके ट्रेड करके चलेंगे, तो ये ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक अच्छा खासा बाइंग साइड में भी रहेगा, तो भी मान लीजिए कि कभी कभी डेली चार्ट पे मोमेंटम के साथ ऊपर जाता हुआ दिखता है, लेकिन कोई एक दिन में वो अप ट्रेंड वाला स्टॉक भी एक दिन में नीचे आता हुआ भी दिखता है। तो कभी कभी ये सिचुएशन बनती है, तो वो सिचुएशन को भी टैकल करने के लिए थोड़ा चार्ट को प्रिपेयर होने देना चाहिए और उसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। मान लीजिए कि अभी हमने कोई स्टॉक का चार्ट ओपन किया है। अभी इस तरह की सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि जो भी स्टॉक का चार्ट हमने ओपन किया है उसका डेली चार्ट पे क्या ट्रेंड है, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे कौन सा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, किस तरह का ट्रेंड है, हमने कुछ भी नहीं देखा है। हमने खाली वो रिस्पेक्टिव दिन का ही चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। रिगार्डलेस ऑफ ट्रेंड, जो भी उसका ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको नहीं देखने वाले हम। यहाँ पे खाली हम रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले हैं। उसका ट्रेंड अप ट्रेंड रहने दो या तो डाउन ट्रेंड रहने दो, हमें रिसेंट चार्ट पे क्या दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। हमने मल्टीपल चार्ट 1 बाय 1 ओपन किए, 5 मिनट के चार्ट ओपन किए, और इस तरह से करने के बाद हमें एक स्टॉक ऐसा मिला कि जो बहुत सारे टाइम के लिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज में ट्रेड करने के बाद जब भी उस तरह का स्टॉक मिलता है तो हमें क्या करना है, उसके हायर हाइज देखने हैं और लोअर लोज देखने हैं। जब भी हायर हाइज और हायर लोज हम देखते हैं तो वो लेवल को पकड़कर हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो हायर हाई हमने मार्कआउट किया, उसी तरह से हमें लोअर लो भी मार्कआउट करना है, वो इस तरह से हमने मार्कआउट किया। अभी जब भी हायर हाई और लोअर लो हम मार्कआउट करते हैं
तो हमें इंतजार करना है ब्रेकआउट का कि कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है। मान लीजिए ट्रेड करते करते इस तरह से ऊपर के साइड में कोई 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देती है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिलती है, तो डेफिनेटली ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एक अच्छा खासा ट्रेंड राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब भी स्टॉक, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि जब भी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है तो यहाँ पे क्लियर बाइंग प्रेशर भी नहीं दिखता और सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे बायर भी कंफ्यूज होते हैं और सेलर भी कंफ्यूज होते हैं। तो प्रेशर कौन से भी डायरेक्शन में ज़्यादा ना रहने के वजह से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करते रहता है। लेकिन जैसे ही फाइनली एक ब्रेकआउट मिलता है एक डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन अभी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला है, तो जैसे ही ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइंग प्रेशर बढ़ जाएगा, सेलिंग प्रेशर कम होगा और उसके बाद और भी बायर्स इसमें आना शुरू हो जाएंगे। जो भी सेलर्स रहते हैं उनकी पोजीशन यहाँ से कट जाएगी, तो सेलर्स कम हो जाएंगे, बायर्स और भी बढ़ेंगे और उसके वजह से इसमें बहुत ही तगड़ा मोमेंटम कम से कम टाइम में मिलने की संभावना रहती है। कभी कभी स्टॉक 2-3%, 4%, 5% या उससे भी ज़्यादा मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। अगर स्टॉक लार्ज कैप का रहेगा तो थोड़ा कम परसेंट के वाइज मूवमेंट दिखाएगा, मिड कैप का रहेगा, स्मॉल कैप का रहेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा परसेंटेज के साथ वो मोमेंटम दिखाएगा। तो इस तरह से रेंज ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टॉक ढूंढना है जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ढूंढने के बाद खाली उसका हायर हाई मार्कआउट करना है, लोअर लो मार्कआउट करना है और जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिलता है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, ब्रेकआउट वाली कैंडल देखनी है, उसके हाई के ऊपर पोजीशन बनानी है। स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेंड बनने की संभावना रहती है, जहां पे स्टॉक कम से कम टाइम में, यहाँ पे इस तरह सिचुएशन में ज्यादा देर टर्मिनल के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं रहती, कम से कम टाइम में रिजल्ट भी मिलता है जो कि अच्छा खासा रहता है। यही सिचुएशन अपोजिट साइड में भी बनती है। मान लीजिए स्टॉक इस तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमने रेंज को मार्कआउट किया, कंसिडर करते कि हमने इस तरह से हमने हायर हाई और हायर लो को मार्कआउट किया। अब ये मार्कआउट करने के बाद मान लीजिए निचले साइड में ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगी, तो अच्छी खासी बेरिश कैंडल अगर हमें मिलती है और उसका लो फर्दर ब्रेक होता है तो एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। ये सिचुएशन में आप आधा से 1% का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेंड को राइड कर सकते हो और जैसे जैसे इसमें मोमेंटम बढ़ता जाएगा डेफिनेटली आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या तो ट्रेलिंग बेसिस पे भी उसको होल्ड कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। अभी जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, उसमें रेंज को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और फिर रेंज के ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना है, अभी सिमिलर जो भी हमने थ्योरेटिकल देखा है वो हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेने की कोशिश करते हैं, इससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के जरिए समझ लेने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल यूजिंग चार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। यह है 5 मिनट का चार्ट, यह है कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। अभी हमें क्या करना है कि रेंज को आइडेंटिफाई करना है। जब भी रेंज को आइडेंटिफाई करना होता है तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि कभी भी रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेंज को प्रिपेयर होने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर हुआ और हमने उस पर ट्रेड लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें डेफिनेटली पहले रेंज को प्रिपेयर होने देना है और जैसे ही रेंज प्रिपेयर होगी तो हमें रेंज को मार्कआउट करना है। तो मान लीजिए कि ये स्टॉक में सिचुएशन इस तरह से बनी थी कि स्टॉक यहाँ से हम मार्कआउट करेंगे तो इस तरह से एक रेंज में स्टॉक बहुत सारे समय के लिए ट्रेड कर रहा था। ये रेंज अगर आप देखेंगे तो ये लेवल से शुरू हुई और उसके बाद ये ब्रेक डाउन यहाँ पे मिला, ये बिग बेरिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेक डाउन मिला। तो ये ब्रेक डाउन के बाद इसने डायरेक्शन पकड़ी है, राइट। अभी जो ब्रेक डाउन मिला है ये वही दिन में भी पॉसिबल हो सकता है या तो अगले दिन में भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे 2 सिचुएशन में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में, पहले दिन में इस तरह से रेंज बनती है और ये दिन में ब्रेकआउट ही नहीं मिलता, और दूसरे ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है जब भी हम ये इस तरह से इसको मार्कआउट करते हैं और दूसरे ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है कि ओपन होने के बाद ये ब्रेकडाउन मिलता है और उसके बाद ये ट्रेंड को पकड़कर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है। ये विद इन सेम डे भी हो सकता है या तो एक दिन में रेंज रहेगी और दूसरे दिन में रेंज ब्रेक करके उसके डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो हमें रेंज में ट्रेड करने वाले स्टॉक को ढूंढने हैं, तो इसीलिए एक समय तक हमें रुकना है और एक बड़ी सी रेंज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जितनी छोटी रेंज रहेगी उतना रिजल्ट हमें कम मिलेगा, जितनी ज्यादा रेंज बड़ी मिलेगी हमें तो उतना रिजल्ट हमें बहुत ही तगड़ा मिलेगा। इसीलिए रेंज को अच्छी तरह से प्रिपेयर होने देना है और जहां पे ज्यादा बड़ी रेंज मिलती है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी रेंज बन गई
उसका ब्रेकआउट ये बिग बेयरिश कैंडलस्टिक पे हुआ और उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ ये बहुत ही तेजी से स्टॉक नीचे आया और बहुत ही कम टाइम में स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया। अभी यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं, प्राइस वाइज देखते हैं कि कितना स्टॉक में मोमेंटम बना। तो ये रेंज में फिर से मार्कआउट करता हूँ और उसके जरिए हम इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रेंज इस तरह की थी, ऊपर से भी हम मार्कआउट करते हैं। ये कैंडल का लो यहाँ पे था, इसके लो के नीचे हमने एंट्री ली, सेल किया इसमें। तो ये प्राइस रेंज देखेंगे तो लगभग 940 के थोड़ा ऊपर था, 940 टू 943 रहेगा। इसमें जो मोमेंटम बना तो ये स्टॉक यहाँ तक आ गया, तो 910 के थोड़ा सा ऊपर 912 913 रहेगा। तो इस तरह से हम कंसिडर करते कि 942 वाला स्टॉक 912 पे आ गया कुछ ही समय में, जब भी उसने एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेक डाउन दिया। तो शॉर्ट सेलिंग जब भी हम करते तो इंट्राडे बेसिस पे इतना बढ़िया परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलता, जो कि बहुत ही कम समय में मिला है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक भी किस तरह से ट्रेंडिंग हो गया। यहाँ पे जो साइडवेज में गया था, इसके ब्रेकडाउन के बाद पूरी तरह से ट्रेंडिंग हो गया, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। तो इस तरह से इसको करना चाहिए। जब भी आपको रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होता है तो पहले आपको रेंज को आइडेंटिफाई करना होगा, उसको प्रिपेयर होने देना होगा। जब भी प्रिपेयर होगी तो आपको उसके हाई लो मार्कआउट करने हैं और ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। आधे से 1% का स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेंड को राइड करना है। एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे लगा सकते हैं। अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करना तो पूरे क्वांटिटी के साथ भी आप ट्रेल करते करते मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रेंज ब्रेकआउट के जरिए हम इंट्राडे में एक अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस इस तरह के स्ट्रैटेजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।